नमस्कार दोस्तों। आज फेस टू फेस के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया, इतने संघर्ष फेस किए और बाद में एक बहुत ऊंचा स्थान हासिल किया। इनसे बात सुनकर के आपको जरूर लगेगा जब इतनी विषम परिस्थितियों में ये सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी हाँ, महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और बचपन से लेकर के बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलें पार करनी पड़ी और इन सब के बाद इन्होंने 22 साल की उम्र में एक कंपनी एस्टेब्लिश की। जी हाँ, खुद की कंपनी, और रिसर्च के क्षेत्र में देश विदेश में नाम कमाया। इनके फर्श से अर्श तक की सच्ची कहानी जानने के लिए मिलते हैं आज के मेहमान श्री कुंज चन्ने से। नमस्कार, आपका स्वागत है कुंज चन्ने जी। जी नमस्कार। सबसे पहले अपने बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुंज चन्ने, राज्य महाराष्ट्र, एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करता हूं मैं, जिस गांव का नाम है नवरगांव, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जी, आज जैसे कि मेरे जीवन के बारे में आज यहाँ पे मैं साझा करना चाहता हूँ कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जिस घर में 2 वक्त का कभी खाना तक नसीब नहीं था। और जहाँ तक देखा जाए तो उस परिवार में कुल सदस्य 7 थे, जैसे कि मेरे माता पिता, हम 5 भाई। और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था तो वहाँ पे ठीक से पहनने के लिए कपड़े तक नसीब नहीं थे। और जिस गांव में हम रहते थे उस गांव के लोग हमारा मजाक बनाया करते थे, क्योंकि उनके जैसे हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो वो हंसते थे हमारे ऊपर, हम जहाँ से भी जाते थे तो वो अलग हंसा करते थे हमारे ऊपर। तो हमें काफी मतलब जैसे कि कुछ अजीब ही महसूस होता था कि यह लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जैसे कि हम गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। इसीलिए तो हम जिस घर में रहते थे वह एक मिट्टी का घर था, टूटा हुआ, जहाँ पर हम रहते थे सभी सदस्य। तो जिस जगह पे हम रहते थे वहां पे अगर बारिश के मौसम में अगर पानी आ जाए तो वो उस घर में पानी भर जाया करता था। तो ऐसे जगह पे हम रहते, ऐसे जगह पे हम सोते थे। और खासकर एक बात बताना चाहता हूँ मेरे मम्मी के बारे में, जैसे कि जिस घर में हम रहते थे वहां पे जिस जगह पे खाना बनाया करती थी मेरी माँ, वह एक वहां से मतलब छत टूटा हुआ था, तो वहां से बारिश के मौसम में पानी वहां से टपकता था। तो ऐसी जगह पे मेरे माँ ने खाना बनाया और हम जैसे मतलब 5 भाई थे, अपने बच्चों को उन्होंने खाना परोसा। ठीक। और दूसरी बात, कभी घर में अनाज नहीं रहता था तो कहीं से मांग कर लाना, ऐसी मतलब कंडीशन से हम गुजरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ते गए, मेरे पिताजी एक स्कूल में मतलब नौकरी पे थे, लेकिन उस स्कूल से हमें मेरे पिताजी को इतना पेमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय में ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता था किसी को। लेकिन मेरे पिताजी स्कूल में भी काम करते थे, अच्छा नौकरी की उन्होंने। लेकिन घर में इतने सदस्य होने के बावजूद घर में इतना कर्जा बढ़ गया था, कैसे मांग कर लाना, और घर में मतलब अपने बच्चों को पढ़ाई देना, मेरे पिताजी ऐसे करते थे। उन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ मतलब झेला है। लेकिन जहां तक देखा जाए, हम 5 भाई थे, तो हमारे 5 भाई में से मतलब मेरे जो बड़े भैया थे, एक छोटा सा दुकान था उनका। तो उस दुकान में वह मतलब काम करते थे, लेकिन उनको भी नौकरी नहीं लगने की वजह से एक असफलता ही प्राप्त होगी। और खासकर देखा जाए तो मेरे सेकंड नंबर के भैया है, तो वह मतलब उन्होंने टेक्निकल बेसिस में मतलब अपना एजुकेशन पूरा किया। वह कंपनी में काम करने के लिए निकल गए, क्योंकि घर की कंडीशन उतनी खास नहीं थी हमारी, जैसे देखा जाए तो। और मैं जिस गांव से मतलब पढ़ाई कर रहा था, उस स्कूल के मतलब जो बच्चे थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मतलब दोस्ती उनके साथ इतनी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। तो वह काफी अच्छे घर से परिवार से बिलोंग करते थे। और जब भी मैं स्कूल में जाता था तो वह लोग मेरे ऊपर हंसा करते थे, और मैं उनके तरफ से भी ध्यान नहीं दिया करता था। और खासकर जिन्हें हम गुरु मानते हैं, तो मेरे टीचर्स लोग भी मेरे गरीबी का मजाक बनाया करते थे।
तो मैं उस वक्त सोचा करता था कि अगर गुरु ही अपने मतलब बच्चों का या फिर अपने शिष्य के ऊपर अगर इस तरह से हंसेंगे तो कैसे हो। ठीक है, तो और दूसरी बात, मैंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। आज मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास एक हुनर है, जज्बा है। और मैं उस वक्त जैसे जैसे अपना एजुकेशन पूरा करते गया सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जी। 6th स्टैंडर्ड में था, तो इंटेलिजेंस करके एक माइंड इंटेलिजेंस करके एग्जाम्स रहती है। तो अच्छा। उसमें मैंने एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया, और उस एग्जाम्स में मैंने 100 में से 100 क्वेश्चन, जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं सर, हर फील्ड के, वो सॉल्व किए मैंने। उसमें मुझे 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे सभी क्वेश्चन मतलब आंसर ठीक निकले, और बहुत मुझे बहुत महाराष्ट्र राज्य में से सर मेरा पहला नंबर आया। वो 6th स्टैंडर्ड में से मेरी जीवन की शुरुआत हो गई थी। जो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझ पर हंसा करते थे, जो मेरे टीचर्स लोग मेरा मजाक बनाया करते, मेरे चेहरे तक से मजाक बनाया, क्योंकि मैं दिखने के लिए इतना खास नहीं था सर। अच्छा। ऐसे कहीं उन्होंने बोले थे मुझे कि आप, तुम इतना दिखने के लिए सुंदर नहीं हो। तो मुझे मतलब आंखों में नमी सी रहती थी, मैं रोता था उस वक्त सर। मतलब मुझे समझने के लिए कोई मेरे पास नहीं थे उस वक्त, सिर्फ मेरे माता और पिता मेरे पास थे। और खास कर देखा जाए तो मेरे जो रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारी गरीबी को देखते थे। इस तरह से जीवन का संघर्ष चलते गया। और खासकर जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में, मतलब बचपन से लेके KG 1 से लेके 1st स्टैंडर्ड से लेके 10th तक मैंने अपने पढ़ाई में अव्वल आते गया सर। और खास बात यही है कि मुझे वो जेलस हुआ करते थे मेरे टीचर्स लोग, कि अच्छा। इतने गरीब घर का लड़का। देखिए सर, उनको मुझे साथ देना चाहिए था उस वक्त, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं आगे बढ़ मतलब सभी से आगे निकल ना जाऊं। ठीक इसी तरह से मेरा संघर्ष चलते गया। छठी क्लास में मैं अच्छे से मार्क्स लेके आया, 10th स्टैंडर्ड में आगे बढ़ा, 12th क्लास में भी मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से की। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए गया था, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे सर। तो फिर वही बात आई थी कि फीस। ठीक, तो मैंने उस वक्त सोचा कि मैं फीस किस तरह से कंप्लीट करूं। तो इसी तरह मैंने इंजीनियरिंग के लिए भी एडमिशन किए थे। लेकिन मुझे 12th के बाद जैसे जैसे हायर एजुकेशन करने के लिए गया मैं सिटी की ओर, तो मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। मैं जी। 1 साल तक मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, मुझे खाली बैठना पड़ा, जी। डिप्रेशन में चला गया था सर। और ऐसा अच्छा, मेरे माइंड में भी आया। ये जी आपको बोलिए सर। ये जो ड्रॉप आउट करना पड़ा आपको कॉलेज से, तो ये तो बहुत मुश्किल बात थी। इसके बाद लेकिन आपने हायर एजुकेशन अपना कंप्लीट किया, उसके बाद न सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट किया, आपने रिसर्च के फील्ड में भी काम किया, और आपको कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी जरूर सर। जैसे मैंने ड्रॉप आउट किया सर, उस वक्त मैं डिप्रेशन में गया। लेकिन जी। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं उस वक्त एक बंद कमरे में काफी मतलब 24 आवर्स तक सोच में पड़ गया कि मेरे अच्छा। साथ इतना कुछ हो रहा है, आज हमारे ऊपर हंस रहे, तो मुझे कुछ करना चाहिए। आज मेरे भैया भी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ गुजारा नहीं हो रहा है घर में। तो मैं जैसे मतलब 200 रुपए थे मेरे पास सर, मैं नागपुर की ओर बढ़ गया, किसी को बिना बताया निकल गया मैं घर से। जी। जी। और नागपुर में मैं रहने लगा। मेरे भैया को भी फोन नहीं किया था उस वक्त कि मैं नागपुर में आया हूँ। तो मेरे भैया के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहता था उस वक्त, क्योंकि वो भी स्ट्रगल में, मतलब शुरुआती उनकी भी स्ट्रगल ही चल रही थी। तो ऐसे ऐसे मैंने देखा कि मेरे भैया की भी कंडीशन ठीक नहीं है, वो कंपनी में काम करने के बावजूद भी। तो मैंने वहां पे हायर एजुकेशन, मतलब कैड डिजाइनिंग मास्टर में, ऑटोमोटिव फील्ड में रहता है, वो एजुकेशन मैंने डिस्टेंस लर्निंग में किया सर। आज मैं कैड मास्टर हूँ, डिजाइनर हूँ, प्रोजेक्ट रिसर्चर हूँ, और मुझे खासकर अभी 2018 के बीच में सीनियर साइंटिस्ट फॉर द डिजाइन मैनेजमेंट के लिए संबोधित किया गया है। और खासकर बात देखा जाए तो मैंने वर्कशॉप में काम किए, दिन रात मेहनत किया, 24 आवर्स। मैं लगातार एक बात अच्छे बताना चाहता हूँ कि लगातार मैंने 1 महीने तक बिना खाए पिए, मतलब पानी के ऊपर ही सर, ऐसा रिसर्च किया है मैंने ऐसे टॉपिक पर। आज कुल मिलाकर टोटल 10 साल से मेरे 46,000 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं रिसर्च फील्ड में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस। जी। और एक समय हमने और सुना है आपके जीवन में ऐसा भी आया था कि जब आपको रेलवे स्टेशन पर फुटपाथ पर सोना पड़ा था, और इतना बड़ा जी। चैलेंज आपने कैसे फेस किया और आगे बढ़े? देखिए सर, उस वक्त जैसे मैं अपना डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन कंप्लीट किया, तो मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं मेरे माता पिता को परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा। अगर जीवन का संघर्ष करना है तो मैं उनको क्यों परेशान करूं? तो मैं और मेरे भैया ने ऐसा प्लानिंग किया। मेरे भैया का भी कंडीशंस बिगड़ गया था उस वक्त, क्योंकि अच्छा। कंपनी के लोग ठीक रखते थे, पेमेंट नहीं देते थे। तो उन्होंने खासकर कंपनी का एक्सपीरियंस ले लिया, काफी कंपनियों में काम किया उन्होंने। और हम मतलब जैसे एक साथ रहते थे, तो कहीं रातें हमको रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा है। हमने अच्छा। कहीं महीने भी गुजारे हैं सर रेलवे स्टेशन में। और जहाँ पे कोई खाना बांटता रहा, तो हम उस लाइन में, जैसे कि कोई भिखारी रहते हैं सर, हम कहते हैं, तो उनके लाइन में खड़ा रहकर मैंने खाना तक मांगा है सर। कईयों को मैंने मतलब हाथ फैला के भी खाना खाया है हमने। मैं और मेरे भैया ने साथ रह के इतने दिन गुजारे हैं। हमको फुटपाथ के किनारे सोना पड़ा है सर। मतलब उस वक्त हमारे ऊपर मतलब एक छत तक नहीं था सर, एक सहारा तक नहीं था। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, और खासकर परिवार को मतलब हम परेशान नहीं करना चाहते थे। हमारा संघर्ष ही था ऐसा। और आंखें नमी सी थी, हम हमारे आंखें में मतलब ऐसे नमी सी आ गई थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब भैया ने ऐसा मुझे बात किया कि मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ करेंगे, हमारे पास टैलेंट है, हुनर है, तो हम आगे क्यों ना बढ़ सकते हैं। तो हमने काफी प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया। मैं तो टॉप 10 फाइनलिस्ट में तो सिलेक्ट हो गया था सर। जैसे जैसे रिसर्च करता था, कंटिन्यू मैंने 4 साल तक कंप्लीट किया रिसर्च ऑटोमोटिव फील्ड में। मैंने खुद का एक डिजाइन बनाया, जो मैंने ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट में पार्टिसिपेट किया उसमें। तो टॉप 10 फाइनलिस्ट में मेरा नंबर लग गया। मैं शॉक हो गया था उस वक्त कि एक छोटे गांव के लड़के का कैसे क्या नंबर लग सकता है। लेकिन हाँ सर, लग सकता है, मैंने करके दिखाया। जिन्होंने मेरे ऊपर आज इतना कुछ मतलब हंसते थे, मेरे चेहरे का मजाक बनाया करते थे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया। मुझे ऐसे फोन कॉल्स आने लगे कि आप टॉप 10 फाइनलिस्ट में सिलेक्ट किए गए हैं। बहुत कुछ जहां वहां से मतलब मुझे बधाई मिलने लगी। तो उस वक्त मैं और मेरे भैया ने जैसे रिसर्च कंप्लीट किया, तो एक ऐसा प्लानिंग रेडी किया, ऐसा स्टडी सर्कल किया हमने कि हम खुद का कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी हो गए। तो हम खुद का कंपनी 2016 और 17 के बीच में एस्टेब्लिश बहुत की है, बहुत नागपुर में। अच्छा। और ठीक। मैं फर्स्ट डायरेक्टर हूँ, और मेरे भैया सेकंड डायरेक्टर है। उनका नाम देव चन्ने है। और वह मुझे हमेशा साथ देते हैं, हर घड़ी में मुझे साथ दिए। और खासकर मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ वहाँ हमको घूमने के लिए मिलेगा। हम एक बात बताना चाहता हूँ सर, हम जिस भी कंपनी में प्रेजेंटेशन के लिए जाते थे, या फिर हम प्रोडक्ट के लिए जाते थे, मतलब उनके यहाँ पे मीटिंग्स के लिए, तो हमको रिजेक्शन मिलते थे। तो शुरुआत में जैसे कंपनी स्टार्ट की, तो हमको रिजेक्शन भी फेस आउट करना पड़ा। और कईयों ने मजाक भी बनाया था कंपनियों के। तो लेकिन उसमें हमने बुराई नहीं मानी, क्योंकि हमको एक कुछ सीखने के लिए मिल रहा था वहां बहुत पे। अच्छी बात, बहुत तो अच्छी। एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे महाराष्ट्र में, वहां से हमको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हुए। ऐसे करते 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 हमने कई कंपनियों के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाए। और आज हमारे बिजनेस रिलेशंस इटली, जापान, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, ऐसे कई अन्य देशों के साथ है, बहुत और अमेरिका, बहुत तो कई देशों के, कुल मिला के 6 देशों के साथ हमारे बिजनेस रिलेशन हुए। और हम बस आगे बढ़ते गए सर। और आज हमारी जो कंपनी है टॉप 10 फाइनलिस्ट में जानी जाती है। महाराष्ट्र में उसका फर्स्ट रैंक है। और महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक है, और विदर्भ में सेकंड रैंक में है सर। बहुत अच्छा, इसी बहुत तरह अच्छा। से हमारा हमारे जीवन का दर्शकों को संघर्ष थोड़ा ये आगे बढ़ बताएं, रहा है। आपकी कंपनी किस प्रकार का काम करती है? देखिए सर, हमारी कंपनी में जैसे कि कार के मॉडल्स रहते हैं, ठीक। और जैसे आप टाटा मोटर्स, हुंडई, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, लग्जरी कार जो देखे हैं अभी मार्केट में, देख रहे हैं अभी। जी। तो मैंने ऐसा रिसर्च किया था कि अगर टाटा मोटर्स या हुंडई आज जानी जाती है, तो हमने जो रिसर्च किया, तो हमारी गाड़ी क्यों न मार्केट में उतारे है। तो हमने 10 साल तक रिसर्च किया, 4 साल तक जो भी रिसर्च किया था कंटिन्यू, और 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं आज रिसर्च फील्ड में। तो अच्छा। हमने ऐसा डिजाइन बना के रखे कि अभी जस्ट 2020 में लॉन्चिंग करने वाले थे, बट इस पैंडेमिक की वजह से उसको जी। पोस्टपोन करना पड़ा।
और ITAC से हमारे जो रजिस्ट्रेशन जो कुछ भी है इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो लॉन्चिंग करने का पास आउट हो चुका है। और हम खुद का मॉडल जल्द से जल्द रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के सामने। और हमारे डिजाइन रिसर्च सेंटर है, प्लस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है सर, टेक्निकल बेसिस के जितने भी मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल्स रहे, जो भी मतलब टेक्निकल बेसिस के स्टूडेंट रहते हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और कुल मिलाकर हमारे डिजाइन मैनेजमेंट में 50 वर्कर्स काम करते हैं, मेरे एम्प्लॉयज है, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलते गया। और हम मोटिवेट करते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, और क्ले मॉडलिंग जैसे कि क्लस्टर करना, रैपिंग करना, और लग्जरी मॉडिफिकेशन करना, इंटीरियर टू एक्सटीरियर, ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं। बहुत अच्छा, इतना अच्छा आपने कंपनी बनाया। 22 साल की उम्र, तो वो उम्र होती है जब बच्चे स्टूडियो जो नवयुवक नौकरी ढूंढते हैं, कंपनी में अप्लाई करते हैं, और आपने उस उम्र में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर ली और 50 से ज्यादा लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। बहुत सराहनीय बात है। अब आज के सेशन का आखिरी प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज के युवा वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल देखा जाए तो काफी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक। और तो मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या फिर आप कुछ करना चाहते हो तो हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होता है, बस आप आगे बढ़ते जाइए। आपको कहीं ना कहीं से आवाज जरूर आएगी कि यहाँ बैठे रहने से क्या होगा, चल निकल, आगे बढ़। तो यही ऐसे कहीं मतलब आपके साथ हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होता है, ना सुसाइड करने से कुछ होता है। बस हमारे अगर सुसाइड कर दोगे आज तो आप अपने माता पिता को क्या बताओगे, वहां तो काफी मतलब सैड हो जाएंगे। और रही बात आप सुसाइड करने के बाद, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो आप डिप्रेशन में ना जाए, निगेटिव के बीच में ना रहे, क्योंकि हमारे सराउंडिंग के बीच में दो तरह के मतलब यह रहते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव सराउंडिंग्स में। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और निगेटिव को आप क्रैश करते जाइए, बस आगे बढ़िए। हमारी ब्लेसिंग आपके साथ सदैव रहेगा। और बस मैं यही चाहता हूँ टेक्निकल बेसिस के जितने भी स्टूडेंट थे अभी वह यह भी सोच रहे कि पैंडेमिक आए तो हमारा जो कुछ भी साल है बर्बाद हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैश्विक महामारी है, जो कुछ भी है, तो हमें इसको फेस आउट करके आगे बढ़ना है। जिससे अगर इसको भी फेस आउट करके आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त मिलेगी। बस यही चाहता। ठीक है, बहुत अच्छा है। और दर्शकों आपको मैं एक और खुशखबरी देना चाहूंगा। कुंज चन्ने जी जल्दी जोश टॉक्स में अपना टॉक देने वाले हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत चुने हुए लोगों को मौका मिलता है, जो कि बहुत अच्छा, जिन्होंने अपने जीवन में काम किया है, दूसरों को जो इंस्पायर कर सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कोई कठिनाई आपके जीवन में आ रही है, एजुकेशन फील्ड में या लाइफ में, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। उसका समाधान आपको, उसकी गाइडेंस आपको दी जाएगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।